अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हैं। आजकल हर तरफ टैक्स का चर्चा है। पहले टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज कहा जाता है, उसके बाद बजट आया और हर तरफ हर आदमी परेशान है कि क्या नया टैक्स लगने वाला है, कौन से एक और मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है। लेकिन जो बजट जब देखा लोगों ने तो वो उसमें नए टैक्सेस तो नहीं लगे, कुछ रिलीफ दिया गया है। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि ये इसलिए कि हुकूमत का आखिरी बजट है, इसलिए उन्होंने इसमें ज़्यादा कोई एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं की और उन्होंने इसको बहुत ही माइल्ड रखा है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि नई हुकूमत जो भी आएगी वो उसमें मिनी बजट फिर लेके आएगी और फिर टैक्स की मद में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। वो क्या होगा वो तो बात की बात है। अभी जो हमारे पास इस वक्त जो बहुत ही बर्निंग इशू है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है, जिस पे हुकूमत ने 10 अप्रैल से कहा था कि जी लोग डिक्लेरेशन देना शुरू करें। आउटसाइड एसेट जो लोगों के हैं उन पे उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी इमूवल प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन्होंने फिर इसके साथ साथ लोकली भी जो लोग हैं उनको भी एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपने कोई अपना पैसा डिक्लेयर नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, तो वो भी आप दे सकते हैं। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब रेहान जाफरी साहब ने, जो साबका सदर हैं कराची टैक्स बार के, और हमें शुमाइल दाऊद साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे जो साबका सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मैं अपने मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। रेहान साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो टैक्स के जो एक ओवरऑल बजट आया, आपकी क्या राय है और क्या टैक्स फर्टर्निटी इसको कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, सबसे पहले तो आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। बेसिकली देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि बजट जो है ये देखा जाए तो बहुत, मेरा ख्याल है, आई डोंट नो शॉर्ट टर्म के लिए है या इसका कितना इम्पेक्ट आता है बाद में, लेकिन एज़ फार एज़ द बजट डॉक्यूमेंट इज़ कंसर्न उसमें बहुत सारे मेजर्स जो हैं लिए गए हैं। जहाँ पे रेवेन्यू मेजर्स हैं, बहुत सारे मेजर ऐसे भी लिए गए हैं जो रिलीफ दी गई है टैक्स पेयर्स को, और उसमें जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिलीफ है वो सैलरी क्लास को है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनिशियली कहा था कि ये जो स्लैब्स हैं इन्होंने 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख पे ले गए थे, यानी कि पहले इनकम 4 लाख तक एग्जेम्प्ट होती थी और 4 लाख के ऊपर टैक्स लगता था। अब इनकम जो है वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट होगी और 12 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। तो मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो इन्होंने दिया है। और साथ साथ बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं बजट में अगर देखें तो वो इस किस्म इस नौइयत के हैं कि जो बहुत सारी टैक्स फर्टर्निटी की डिमांड थी, जो मैं समझता हूँ कि पूरे हुए, जिसमें पैनल प्रोविजंस हैं 165 के, और इस तरह आपके ख्याल में ओवरऑल जो है उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है? जी हाँ, बिल्कुल। चले मैं आपसे स्पेसिफिक बात करूँ। शुमाइल साहब, आपसे जो बजट आया है उसमें इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है 5.8% GDP ग्रोथ है जो कि 13 साल में सब रिकॉर्डेड है, तो आपका क्या ख्याल है? बिजनेसमैन इसको कैसे देखता है? शुक्रिया अनवर साहब। पहली बात तो ये कि इकनॉमिक सर्वे में जो सेंटिमेंट्स थे और जो सारी उसकी स्टेटिस्टिक्स थी वो सारी पॉजिटिव थी, और वो हमेशा पॉजिटिव ही होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसको हमेशा एक स्पिन पॉजिटिव होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी को इसके बारे में कोई दो राय नहीं कि डेफिनेटली ग्रोथ हुई है। और जैसे हालिया कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया कि जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने भी इसको चैलेंज किया कि जी ये 5 नहीं है, इसको इससे कम है ग्रोथ। बहरहाल अगर हम इसको कहें कि इसमें से इन्फ्लेटर को निकाल भी दें तब भी ग्रोथ का एलिमेंट पॉजिटिव ही है। अब ऑब्वियसली चूंकि ये लास्ट बजट था तो गवर्नमेंट ने उसको बहुत ही पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश भी की, और उसकी ख़ास वजह ये थी कि इस वक्त हालात थोड़े से डिफ़िकल्ट या टाइट हो रहे थे। जिस तरह हमने देखा कि हम जो गवर्नमेंट के लॉसेस थे ख़ास तौर पे फिस्कल यानी कि उसमें, और फिर ट्रेड डेफिसिट एक खलीज बनता जा रहा था। तो इन हालात में उन्होंने कोशिश की कि इसका जितना भी पॉजिटिव फ़ायदा ले सकें। अब आपका सवाल है कि जी कि इसको बिजनेसमैन किस तरह देखते हैं। जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि जो सैलरीड क्लास है उसको एक अच्छा टैक्स ब्रेक मिल रहा है, स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया गया है, तो आई थिंक ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो तो पॉजिटिव ही है। लेकिन टेक्निकली जब इसको एनालाइज करते हैं तो माँ सिवाय उस चीज़ के जो सामने नज़र आ रही है, जो कि उनका मकसद भी था कि जो पॉपुलिस्ट है यानी उनको फ़ायदा हो, पॉपुलिस्ट किस्म के ऐसे उन्होंने मेजर्स किए। हमारे प्रोग्राम में एक सीनियर इकोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने कहा कि जब तक आपकी इकोनॉमी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं होगी आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है ना अथेंटिक नहीं होगा।
सही। और इसकी मैं मिसाल इस तरह इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूं जो कि बड़ी रियलिस्टिक है कि हमारा जो CPI है जिसको हम बेस करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी जिस बुनियाद पे हम उसको मापते हैं कि हमारी इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी ली जाती हैं जो कि यानी कि आउटडेटेड हैं या वो रियलिस्टिक नहीं है। यानी ऑन ग्राउंड फॉर एग्जांपल अगर हम बिजली और गैस देते हैं तो उसमें सारे टैक्सेस बिल्ट ऑन होते हैं, लेकिन जो बास्केट के अंदर जब उसको देखा जाता है तो उसमें सिर्फ उसकी रियल वैल्यू ली जाती है, उसमें जो टैक्सेस हुकूमत ले रही होती है वो नहीं शामिल होते, जबकि वो इन्फ्लेशन का हिस्सा होते हैं क्योंकि हर शख्स अपनी जेब से तो दे रहा होता है। तो इस तरह की कुछ उसमें फैलेसीज हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है, इतने सालों से आई थिंक कि इसके ऊपर हमेशा डिबेट होती है। देखिए तमाम चीज़ों का दारोमदार स्टेटिस्टिक्स पे है और वो सर्वे से स्टार्ट होता है। आई थिंक कि इसको बहुत एक इम्पार्शियल बॉडी के थ्रू इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमारे पास इम्पार्शियल बॉडी, हमारे पास इम्पार्शियल बॉडी है पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो। क्या आपके ख्याल में इकोनॉमिक सर्वे उसको नहीं रिलीज करना चाहिए हुकूमत के बजाय? वो इम्पार्शियल नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उनकी उसके डोमेन में ही आती है। मतलब देखें बहुत से इदारे जो हैं वो इम्पार्शियल होने चाहिए ऑन पेपर, ठीक है, लेकिन वो इम्पार्शियल इसलिए नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली अंडर गवर्नमेंट जो हैं वो उसकी ऑस्पिशियस के मुताबिक या उनके ज़रूरियात के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में इंडिपेंडेंट कोई फोरम जो है उसको मतलब इस पे काम करना चाहिए? उसको बहुत उसको डेप्थ में देखते हैं क्योंकि अब इसमें एक मजाक खेज बात है कि कई सालों के अगर आप सर्विस देखें तो बहुत से जो आप उसके जो अदाद व शुमार हैं उनमें कभी तब्दीली नहीं आई है, यानी 1 या 2 डेसिमल्स के अलावा वो वही हैं, कांस्टेंट हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ सिवाय जो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि वाकई ड्रॉ डाउन हो रहे हैं आपकी इकॉनमी से, उनकी तब्दीली के अलावा जैसे GDP है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है या और चीज़ें हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरा फिर विद इन द सर्वे भी कुछ डिस्पैरिटीज़ आती हैं कि एक डिपार्टमेंट जो उसके अंदर फीडबैक दे रहा है वो एक सर्वे के अंदर भी गलतियाँ या उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ रही होती हैं या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा होता है। ये चीज़ ये बताती है कि इसके अंदर काम करने की ज़रूरत है इसको, क्योंकि इसकी बुनियाद पे सारी जो है आगे प्लानिंग है। तो अगर ये सही नहीं है तो फिर हमारी इमारत जो है वो सही नहीं बनेगी। इसीलिए प्लानिंग हमारी जो है बड़ी अजीब होती है और एड हॉक बेसिस पे होती है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ, आपने ओवरस्टेटेड होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन आपने ये देखा कि ये जो इंडिविजुअल को तो रिलीफ दे दिया, सैलरीड क्लास को भी दे दिया इंडिविजुअल को, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर को जो रिलीफ देने का उन्होंने 5 साल में उसको कर दिया। तो आपके ख्याल में ये जो 5 साल में उन्होंने स्प्रेड किया है तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर को डिस्करेज करने की वाली बात नहीं है? नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर की तो अगर आप बात करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर तो ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बनता है। ठीक है, अब जहाँ तक रिलीफ देने की बात है तो ये जो इन्होंने ग्रेजुअली जो टैक्स रेट दोबारा इन्होंने 5 साल के ऊपर स्प्रेड किए गए, हर साल 1% रिडक्शन लेके आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो बेसिकली पिछले सालों में भी थी और ये इसको बेसिकली कंटिन्यू किया है जो अगले 5 साल के लिए इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए तो ये चीज़ जो है ये आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा कोई वो है। लेकिन ये कि जहाँ तक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात है, मैंने वही अर्ज़ किया कि कॉर्पोरेट सेक्टर की डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट है, तो वो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल है। अच्छा, ये जो सुपर टैक्स इन्होंने 3 साल में वो ख़त्म करने की बात की है, तो अगेन अब या तो सुपर टैक्स लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन ये कि कुछ कोर्ट के फैसले अभी आए हैं जो उनके फेवर में, तो इसलिए उन्होंने 3 साल में स्प्रेड आउट कर दिया। वो कोर्ट के फैसले जो है हमेशा से यही ट्रेंड रहा है गवर्नमेंट का, FBR का, कि जो भी टैक्स पेयर के फेवर में डिसीजन आते हैं, हायर अपेक्स कोर्ट्स के हों या हायर कोर्ट्स के हों, तो उसको लॉ में अमेंड कर दिया जाता है। एक बहुत छोटा सा एक अमेंडमेंट था, सेक्शन 2118 हमारे ऑर्डिनेंस में है, जिसमें था कि सर्विस ऑफ नोटिस वाली बात थी कि सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो उसका क्या मेथड होगा। आज से जब यानी पुराना रिपीट ऑर्डिनेंस देखें 1979 का, उससे पुराना रिपीट ऑर्डिनेंस देखें 1921 का, और सर्विस ऑफ नोटिस जो थी थ्रू प्रॉपर चैनल कोरियर से होती थी या थ्रू डाक होती थी या थ्रू रजिस्टर पोस्ट होती थी। जब इलेक्ट्रॉनिक उसका मोड आ गया तो वहाँ पर उन्होंने 2118 में इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू सर्विस ऑफ नोटिस का जो क्लॉज था वो नहीं डाला था। तो उसमें ये था कि सर्विस ऑफ नोटिस जो है कोरियर से होती थी ज़ाहिर है, और ये ऑनलाइन भी कर दिया करते थे जो इनके पास वेब पोर्टल पर थे। अब इन्होंने क्या किया कि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया कि जी सर्विस ऑफ नोटिस जो है थ्रू कोरियर भी होगी, वरना वो सर्विस ऑफ नोटिस नहीं समझी जाएगी। अब इन्होंने उसको अमेंड कर दिया। तो आप मुझे बताएं कि मैनुअल फाइलर क्या करेगा? सही है।
ठीक है, बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल में ये पॉइंट वैलिड है। उस मतलब उन्होंने ऑप्शन रखा है, लेकिन ये कल प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज देखें बात ये हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मोड की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने उसकी अमेंडमेंट की है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि मैनुअल जो आदमी रिटर्न फाइल कर रहा है उसके लिए तो मैनुअल कम्युनिकेशन हम रियान साहब बात करते हैं, इस पर हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से और बात करते हैं अपने मेहमानों से इस बजट के हवाले से और क्या ऐसे प्रपोजल गवर्नमेंट को देने चाहिए कि वो एक्ट बनाने से पहले इसको अमेंड कर सके। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे मेहमान हमें बता रहे थे कि नोटिस सर्विस में जब भी कोई ऐसा फ़ैसला आता है अपेक्स कोर्ट की तरफ से जिसमें वो टैक्स पेयर को रिलीफ देते हैं तो उसको अनडू करने के लिए अमेंडमेंट्स कर दी जाती हैं। और रेहान साहब से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे इस मसले में। देखिए, ये जैसे मैंने आपसे सर्विस ऑफ नोटिस वाली बात की थी कि सर्विस ऑफ नोटिस के लिए उन्होंने एक सिंपल 2118 सेक्शन था, उसके हिसाब से उन्होंने उसको पहले क्लैरिफाई किया कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होगी वो उसमें क्योंकि स्पेसिफाई नहीं थी, उन्होंने वो उसको अमेंड करके उसमें इंडक्ट कर दिया। अब पॉइंट ये है कि जो टैक्स पेयर मैनुअल फाइलर है एंड ही इज़ नॉट ऑब्लाइज्ड टू फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसको बात करते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बहुत कमज़ोर है, तो ये जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है आप क्या समझते हैं इसके कैसे नताइज हासिल होंगे? देखिए, अभी जिस तरह जिक्र हो रहा था कि अभी तक रिजल्ट्स नहीं सामने नज़र आ रहे और ख़दशा है कि शायद ये उस तरह की कामयाबी नहीं हासिल कर सकेगा, क्योंकि आप देखें हुकूमत ने अपने कैलकुलेशंस में 5 से 8 बिलियन US डॉलर्स कंसिडर किया हुआ है कि जो बैरून मुल्क से जो एसेट्स डिक्लेयर होंगे वो हमारे उसमें आ जाएंगे, यानी कि डिक्लेयर्ड एसेट्स में आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो है ना सर, वो ये है कि ट्रस्ट का डेफिसिट है, और वो इस तरीके से है कि लोग ये देखते हैं कि जो पुराने कॉर्पोरेट सेक्टर के या जो पुराने लोग जो टैक्स नेट के अंदर हैं, जो कंप्लाइंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको जो गवर्नमेंट जिस तरीके से उनके साथ सलूक करती है, उनको मसलन उनके तमाम नोटिसेस अब जैसे इस वक्त गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, तो वो जो उन लोगों को यानी कि जो लोग नेट से बाहर हैं उनके साथ साथ जो पुराने जिनके एसेट्स डिक्लेयर्ड हैं, जो ऑलरेडी कंप्लाइंट हैं पे, उनके साथ जो वो सलूक कर रहे हैं और उनकी मीन मेख निकाल के उनको तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो लोग ये देखते हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट ये है, वो लोग देखते हैं कि यार अगर हमने एक दफ़ा अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दिए तो कल हम भी इसी कटहरे में खड़े होंगे और हमारे साथ भी ये हमें भी हमारी पिछले प्रोग्राम में बात शुमाइल साहब, हमारी पिछले प्रोग्राम में बात हो रही थी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो वो तो कहने के बिजनेसमैन गेयर अप हैं इस एमनेस्टी को अवेल करने के लिए। अब देखते हैं, वो वक्त ही बताएगा कि क्या सामने आती है सिचुएशन, लेकिन जो अभी तक सामने नहीं आई है, जो मुझे ये लगता है या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लोग इन द पास्ट उनका हालात देखते हैं, वो देखते हैं कि ठीक है हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करने के बाद अब हम एक दफ़ा FBR के साथ आ गए, तो अब FBR जो उन लोगों के साथ सलूक कर रहा है उसका हमें भी सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से हम बारहा कहते रहे हैं कि जो आपके ऑलरेडी कंप्लाइंट टैक्स पेयर्स हैं उनके साथ जो है ना उनसे एक्सेलेटर उठाएं और दूसरी तरफ फोकस करें, लेकिन इसके बरक्स होता है, तो इसकी वजह से जो भी अंदर आता है उसको मज़ीद यानी कि सख्ती का सामना करना पड़ता है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है, इसको अब बिल्ड करने के लिए। सो बजट के अंदर जब हम ये देखते हैं कि इस तरह के एदाद व शुमार सामने आते हैं, टारगेट्स आते हैं और मुख्तलिफ वो आती हैं, उसके पीछे माइक्रो लेवल पे क्या है, जिस तरह भी रेहान साहब भी कह रहे थे कि माइक्रो लेवल के ऊपर क्या उसके स्टेप्स हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स हैं जो कि एक यूज़र को या जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट या इदराक होना है उसके लिए क्या सहूलत आनी है या क्या आसानी आनी है। देखें, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जो यानी FBR अपने नोटिसेस भेज रहा है वो तो उसके थ्रू भेज सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन वो नोटिसेस सर्व करने के बाद जो सारिफ है या जो आपका पेयर है उससे वो तमाम रिकॉर्ड्स मैनुअली मांग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि और फिर वो वही चीज़ को रिपीटेडली अगर एक ऑफिसर आप तो चूँकि खुद डील करते हैं, एक ऑफिसर अगर एक सीट पे चेंज होता है, जब नया आएगा वो तमाम रिकॉर्ड्स दोबारा से मंगवाएगा, उसकी फिर कॉपीज़ करवाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली क्यों नहीं अपलोड कर देते कि उनको अपनी
जो बसीदा फाइल्स हैं वहाँ से अगर नहीं ढूंढने में टाइम लगता है तो कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली तो देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस तरह से एक्सपीरियंस एफबीआई उस तरफ जा तो रहा है लेकिन है बहुत स्लो। रेहान साहब से बात करते हैं। रेहान साहब, आप ये कह रहे थे माइक्रो, जो आप क्या आपके ख्याल में क्या इकदाम ऐसे करने चाहिए जिससे ये माइक्रो लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है ये अच्छी हो सके? देखिए, जैसे शुमाइल साहब ने बड़ी अच्छी बात की ट्रस्ट डेफिसिट की, तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये मैं समझता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए तकरीबन कोई मोर देन 25 इयर्स हो गए हैं, और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है बजाय इसके कि गैप कम होता है, गैप बढ़ता चला जा रहा है। अब जहाँ तक माइक्रो उसकी बात है, तो देखिए ये जो आपके डे टू डे रिटर्न्स होते हैं ना, जैसे अब आप एक टैक्स पेयर है, ऑलरेडी नेट में है, तो उसको ऑडिट का नोटिस भी आता है, उसको मॉनिटरिंग का नोटिस भी आता है, और ये नहीं आता है कि उसको 1 साल का आता है, साइमल्टेनियसली 3-3 साल के नोटिस एक साथ आ रहे होते हैं। तो वो अपना ये टैक्स भी प्रॉपर पे कर रहा है, ये कंप्लाइंट टैक्स पे की बात कर रहा हूँ मैं, वो टैक्स भी पे कर रहा है, वो साथ साथ अपनी विदहोल्डिंग भी करवा रहा है, मॉनिटरिंग करवा रहा है। हालांकि विदहोल्डिंग मॉनिटरिंग जो है बेसिकली ही इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज डिडक्टिंग टैक्स एंड आई मीन पेइंग इनटू द एक्सचेकर। मगर आई डोंट नो कि ये चीज़ें कब जाके कम होंगी। देखें, बात ये कि जब तक डिपार्टमेंट का और टैक्स पेयर का इंटरेक्शन कम नहीं होगा ना, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी बात ये है कि ये जो भी चीज़ें जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जो आपके जो फेवर में डिसीजन आते हैं और लॉ को अमेंड कर दिया जाता है, ये आई डोंट नो प्रैक्टिस कब जाके रुकेगी। अब इन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम किया, 214D को अबॉलिश कर दिया। ये आपके ख्याल में अब गवर्नमेंट की अच्छा इकदाम है, और क्या इसको आप कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जो अच्छी बात है गवर्नमेंट की वो ज़रूर करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, बहुत अच्छा कदम उठाया। 214D जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ही से ही जो है ना हमारी बार एसोसिएशन भी मुख्तलिफ स्टेजेस पर मुख्तलिफ चैम्बर्स भी अपने रिकमेंडेशन में इस 214D को एबॉलिश करने की बात कर रही थी, क्योंकि ये बेसिकली डिस्कस कर रहा था नए टैक्स पेयर को। अगर आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहे हैं 214D में विदाउट एनी रीजन और राइम। तो पॉइंट ये था कि ये चले, इट्स वेरी गुड स्टेप। मगर अब साथ साथ ये है कि 214D क्योंकि एबॉलिश कर दिया, तो अब मेरे ख्याल से हमें ये समझना चाहिए कि 214D कभी था ही नहीं। ये उसकी वजह देखें, उसकी वजह ये आपके ख्याल में जो 5 लाख केसेस सेलेक्ट हुए हैं उनको विड्रॉ कर देना चाहिए? एग्जैक्टली मैं कहता हूँ विड्रॉ कर देना चाहिए, उसको क्लोज कर देना चाहिए, वरना आप जो है नया काम ब्रॉडनिंग या और चीज़ें कैसे करेंगे? मैं नहीं समझता कि इतनी टैक्स मशीनरी जो है वो अगर एक ही जगह पे लगा दी जाएगी तो बाकी और काम कैसे होंगे? ठीक है। शुमाइल साहब, ये इस दफ़ा नया कॉन्सेप्ट आया है फॉरेन कंट्रोल्ड एंटिटी का, तो इसमें काफ़ी बिजनेसमैन जो हैं उनके मामला जो हैं बड़े एक्सपोज होंगे। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल, उसमें ये था कि वो पहले इस नेट से बाहर थे और उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। तो आई थिंक कि अगर उससे कोई यानी एक्सचेकर से बाहर था तो वो अब उस पर उसकी डिक्लेरेशंस रिक्वायर्ड होंगी। आप क्या समझते हैं कि ये एरिया टैप सही हुआ है, इससे कोई पोटेंशियल है इसमें? सही मानों में तो इसका मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो इसलिए नहीं आएगा कि वो एंटिटीज़ का देखना पड़ेगा कि तादाद कितनी है। कुछ मैनूवर्स जो हैं हमारे, डेफिनेटली अगर हम उनको देखें तो कुछ मैनूवर्स ऐसे भी होते हैं जो कि शायद उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आता, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कॉर्पोरेट के लिहाज से जो कॉरपोरेशंस हैं उनमें आई थिंक कि वो एक पॉजिटिव चीज़ थी जो कॉरपोरेशंस ले भी रही हैं। डिविडेंड्स के हवाले से जो था, और बोनसेस के ऊपर जो टैक्स की रेट को तकरीबन -5% से भी ख़त्म कर दिया गया है। तो ये चीज़ें तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन आई थिंक इससे डिक्लेरेशंस और मिस डिक्लेरेशंस या जो अंडर डिक्लेरेशंस थी वो डेफिनेटली कम होंगी। तो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक स्टेप ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे अहम इशू था कि रेवेन्यू बढ़ाने की जो रेवेन्यू मेजर्स क्या थे, उसमें हुकूमत ने जो पुराना पिछले बिल्स के अंदर था वो यही मेजर्स थे कि नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किल कर रहे थे। तो आई थिंक जो 2 बड़े मेजर्स थे उसमें कि वो गाड़ी नहीं परचेज कर सकते और प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते, ये काफ़ी बड़े मेजर्स हैं। लेकिन इससे पहले के जो मेजर्स हैं उनका रिजल्ट नहीं आ सका, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ नहीं सकी थी। ये तो आपने देखा कि हर वक्त ये हुकूमत से कहते हैं कि आपको अपने स्टैटिस्टिक्स बताना चाहिए कि अगर ये आपने इकदाम लिया तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, लेकिन वो मेरे ख्याल में FBI के पास भी कैपेसिटी नहीं है। हाँ,
नहीं, कैपेसिटी तो देखिए, मैं तो हकीकतन ये बताता हूँ कि अगर 19-20 हज़ार के करीब पूरी मशीनरी है और वो विद होल्डिंग के मोड के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, यानी सेल्स टैक्स भी और इनकम टैक्स भी विद होल्डिंग मोड में कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके पास तो बैक वक्त बहुत टाइम मौजूद है कि वो इस तरह की, जिसे कहते हैं, जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उन पे फोकस करें। लेकिन वो नॉन इश्यूज़ पे फोकस करते हैं कि जो 7 लाख या चलें 12 लाख तो हम कहते हैं फर्जी, लेकिन 7 लाख हैं जो वाकई पे करते हैं, उन्हीं को नोटिस सर्व कर रहे होते हैं। और सबसे अहम चीज़ अनवर साहब ये है, और आई थिंक रेहान साहब भी एग्री करेंगे, वो ये है कि एक टिपिकली एक टैक्स जो एम्प्लॉई है या जो ऑफिसर है, जब वो किसी को नोटिस सर्व करता है तो उसके रिजल्ट्स अगर उसको खातिर ख्वाह नज़र नहीं आते, अगर कलेक्शन नहीं होती, तो वो केस को क्लोज नहीं करते, वो उसको ओपन रहने देते हैं, पेंडिंग रहने देते हैं। और ये आप असल चीज़ अकाउंटेबिलिटी, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। अगर डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी देखेगा तो वो ये देखेगा कि ये जो कलेक्शन हुई है ये फाइलर से हुई है, नॉन फाइलर से हुई है, और अगर ये नहीं हो रही तो फिर इसके ऊपर वक्त ज़ाया करने की बजाय कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के हिसाब से दूसरी तरफ फोकस किया जाए। तो जब तक हम अपनी मशीनरी को सही जगह नहीं लगाएंगे तो जाहिर बात है वहां से उसके वो खातिर ख्वाह रिजल्ट्स नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो सवालिया निशान है कि 4.4 जो ट्रिलियन, 4.3 ट्रिलियन का जो हदफ रखा है वो अचीव करने के लिए असूली तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस से और नए जो नॉन फाइलर्स थे, नए फाइलर्स से जो है वो उसकी कलेक्शन होनी चाहिए, और इसको अकाउंटेबल तरीके से, इसको मार्जिनल, इसको इसे कहते हैं, इसको मॉनिटर और इवेल्युएट करना चाहिए। अच्छा, बेसिकली आपने जो पहले बात की ना, इशू ये हो गया कि एफबीआई ने ऑडिट को रेवेन्यू मेजर कर दिया है, जबकि वो एक डिटरेंस है, रेवेन्यू मेजर नहीं है। इसी वजह से कोई ऑफिसर विड्रॉ नहीं करता केस को, इवन आप उसको डॉक्यूमेंट सारे दे दें। जी, तो ये देखे ना, ये दीज आर द राइट्स जो आप फंडामेंटल राइट्स एक कंप्लाइंट टैक्स पेयर के जो हैं वो मीट नहीं कर रहे, और आप ये चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो बाखुशी और वॉलंटरीली इस के अंदर शामिल हो जाए, तो ये नहीं होगा जब तक से अपने ऑन ग्राउंड आप अपने तरीके कार को तब्दील नहीं करेंगे। आप जितने मर्जी ऊपर की सतह पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे और बिल्स के अंदर वो करते रहें, आपको ग्राउंड रियलिटी जो अपनी मशीनरी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। लीडिंग बाय एग्जाम्पल होना पड़ेगा, अदरवाइज ये चलेगा नहीं मामला। आई थिंक हमें ब्रेक लेना है। शुमान साहब वापस आते हैं ब्रेक से, फिर आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमान बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ा इशू है वो एफबीआई का है कि उनका रवैया एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के साथ कैसा है। असल में ये बहुत बड़ा इशू है जिसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होती। जब भी किसी के केस 4-5 दफ़ा सेलेक्ट होते हैं, उनके अप्रोच किया है, कहने लगे पहले तो नहीं हुआ, इस दफ़ा सही ऑडिट होगा, अब आइंदा नहीं होगा, लेकिन वो कोई भी चीज़ रीडू करने को तैयार नहीं है। हम वापस आते हैं, बात करते हैं अपने मेहमानों से जो और तरमीम आई हैं इस बजट में और टैक्स एमनेस्टी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून तक या ये पॉसिबल है कि ये एमनेस्टी अवेल की जा सके। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनको मैं वर्ड यूज़ करूँगा सोमोटो डिपार्टमेंट रिफंड इशू किया हो। आज तक किसी को जो है ना कोई रिफ़ंड इशू नहीं किया। 5-6 साल 7 साल पहले वाली बात पुरानी थी कि वो जब चीज़ें ऐसी थी कि जनाब उन्होंने रिटर्न फॉर्म लाया गया था, जब नया रिटर्न फॉर्म लाया गया था, प्राल आया था, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फॉर्म लाया गया था। रिटर्न फॉर्म में ख़ास तौर से बैंक अकाउंट नंबर उन्होंने जो है ना एक पार्ट बनाया था रिटर्न फॉर्म का, इंडक्ट किया था कि वो इसीलिए किया गया था कि जनाब जिसका जो रिफ़ंड है वो उस बैंक अकाउंट में क्रिएट हो, और बैंक अकाउंट में नंबर देने की वजह थी कि वो बैंक अकाउंट में डिक्लेयर हो। आप ये कहना कि जो फैसिलिटेशन की चीजें वो की नहीं जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है शुमाइल साहब, ये आप इंपोर्टर को इन्होंने मिनिमम टैक्स में लेके गए, आप एज अ बिजनेसमैन कैसे देख रहे हैं इस चीज को? अब इंपोर्टर को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट के लिए ऑफर करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ जी, एक अनवर साहब, मैं एक उस चीज़ में ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो अभी रेहान साहब बात कर रहे थे, फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ। वो ये कि इसकी तजवीज़ भी आई थी और शायद मेरा ख्याल आप लोगों की नज़र से गुजरी होगी कि विद होल्डिंग जो विद होल्ड करता है कोई भी प्राइवेट एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको उसका कोई क्रेडिट मिलना चाहिए, कोई परसेंटेज एडजस्टमेंट होनी चाहिए कि हम उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और ये अच्छी तजवीज़ थी, ये एक ऐसी तजवीज़ थी जिससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता, बिकॉज इंसेंटिव क्रिएट हो रहा है कि आप विद होल्ड करें, लेकिन आप उसको आपका जो साल के आखिर में जमा तफरीक है उसमें क्रेडिट भी मिल रहा है उसका परसेंटेज के लिहाज से। बेसिकली गवर्नमेंट का समझ देयर इज नो फ्री लंच।
हाँ, देयर इज नो फ्री लंच। अपनी बारी में तो वो कह रहे हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, लेकिन हमारे लिए नहीं वो इस चीज़ को करें। अच्छा, अब आपकी जो बात है मैं एग्री करता हूँ इस पे। ऑलरेडी अगर आपने देखा हो हालिया ये कुछ तब्दीली आ रही है, और इस पे शायद जो एसोसिएशंस हैं, इंपोर्टर्स जो हैं, कमर्शियल इंपोर्टर्स, उन्होंने कहा है कि हम इसके अगेंस्ट स्ट्राइक करेंगे, और दे आर नॉट हैप्पी विद दिस बिकॉज उनको जाहिर बात है ये तमाम चीज़ों को ऑडिट में भी आएंगे। इट विल दैट मीन्स दे विल हैव टू ओपन देयर बुक्स, उनको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्वियसली जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं इंपोर्ट के लिहाज से उसका जो है वो कॉस्ट बढ़ेगा। तो डेफिनेटली जहां वो यानी कि फाइनल लाइबिलिटी थी उनकी एट द इंपोर्ट स्टेज, अब वो ओपन टू सब्जेक्ट टू वो है। तो ये काफ़ी बड़ा शिफ्ट है, और इससे डेफिनेटली रेजिस्टेंस आ रही है और लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ अपोजिशन भी, हमारे यहाँ जो इंपोर्ट बढ़ भी रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंपोर्ट बढ़ रही है, तो इंपोर्ट में तो बड़ा इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है इसका। एग्जैक्टली क्योंकि अब हमने देखा है कि जो पिछला ट्रेंड था, और आई थिंक ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू करेगा, स्पेशली इन द लाइट ऑफ CPEC और जो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं ग्रोथ के लिहाज से, तो उसमें तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन अब कमर्शियल इंपोर्टर के लिए डेफिनेटली एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, और ऑटोमेटिकली उसमें सिलसिला जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट है, और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। सो इसको मेरा नहीं ख्याल उन्होंने एक गुड लाइट में एक्सेप्ट किया है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि 12 महीने में रिफंड आपको मिल जाया करेंगे। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता। जब होगा तो मैं देखूंगा, तो फिर मानेंगे। वो कहते हैं हम देखेंगे, तो आप उस पर बिलीव करेंगे जब देखेंगे तो। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देखिए, अभी अगर हम पिछले साल में देखें जो कमिटमेंट्स थी बहुत सी चीज़ों की, आप कमिटमेंट्स ओवरस्टेट कर देते हैं, बाद में आपकी लिक्विडिटी ही नहीं अलाउ करती, कैश फ्लो ही नहीं हुकूमत का अलाउ करता, तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो रिफंड्स कहाँ से देंगे, क्या देंगे। तो इश्यूज़ यही है कि जब आपका अपना कलेक्टिंग मैकेनिज़्म, रेवेन्यू के जो मेजर्स हैं वो रियलिस्टिक होंगे, हकीकत पे मबनी होंगे, तो फिर आपकी कलेक्शन रियलिस्टिक होगी, ओवरस्टेटेड नहीं होगी, और फिर उसकी वजह से आपकी कैश फ्लोज हुकूमत के कम नहीं होंगे। अब होता क्या है कि ओवरस्टेटेड होते हैं, एक और प्रपोजल ये भी आ रहा है कि ये हो जाता है। FBR को मतलब टैक्स कलेक्शन प्राइवेटाइज कर दिया जाए या किसी प्राइवेट कंपनी को दिया। आप क्या समझते हैं, इससे बेहतरी आएगी? देखिए, डेफिनेटली हुकूमत की मशीनरी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट रेशो के अंदर, तो कोई भी हुकूमत की कंपनी या इदारा कोई भी जो है वो परफॉर्मेंस के लिहाज से जो है वो इनएफिशिएंट है, तो एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। हाँ, उसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं कि जी उसको मिसयूज़ ना किया जाए, तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली वॉच डॉग्स और इम्पार्शल इदारे उसके ऊपर जो हैं वो एक एज एन इम्पार्शल बॉडी उसको देख सकते हैं, माप सकते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग एवेल्युएशन कर सकते हैं, बट एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी। और जहां 20,000 लोगों से काम हो रहा है, हो सकता है वो 5,000 या 4,000 लोगों से काम हो रहा हो। ठीक है। रेहान साहब, आप मॉनिटरिंग हवाले से एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि मॉनिटरिंग की टैक्स काटना, टैक्स जमा कराना, फिर इस पे नोटिस आना, नोटिस पे सस्पेंड होना, उसके आप क्या समझते हैं? जहाँ एक तरफ तो FBR जब अपना सेक्शन 177 कहती है, तो वहाँ कहती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो मतलब एक्सपर्ट के तौर पे वो ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं, कमिश्नर उनको इनवाइट कर सकता है। लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वो अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं कि हमने देख लिया कि टैक्स प्रॉपर कटा हुआ है, तो FBR उसको मानने को तैयार नहीं होती। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, एक तो ये कि मुझे नहीं समझ में आया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही ऑडिट क्यों कर सकते हैं टैक्स का। ये तो पहली बात तो ये है कि क्या एक टैक्सेशन लॉयर जो जिसकी प्रैक्टिस जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस करता है, वो कंपनीज़ के भी टैक्स करता है, वो इंडिविजुअल्स के भी टैक्स करता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के भी टैक्स करता है, वो ऑडिट क्यों नहीं कर सकता? तो पहली बात तो ये कि जी चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ साथ अगर आप चाहें तो उसमें टैक्स लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट का नाम भी इंडर्ट करवा लें। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये बात है कि जी वो ऑडिट जो है उसको क्यों नहीं मानते, देखिए वो तो मैं ना मानूं वाली बात तो अपनी जगह पे मौजूद है। आप जब ऑडिट का केस होता है, विदहोल्डिंग का कोई मॉनिटरिंग का नोटिस आता है, आप उसकी पूरी कंप्लाइंस भी कर देते हैं, जैसे शुमारी साहब ने कहा था, वो पेंडिंग पड़ा रहता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें ठीक होती हैं। तो उसका इतनी जो है डिपार्टमेंट में आई डोंट नो कैपेबिलिटी क्यों नहीं है कि वो उसका एक ऑर्डर पास कर सके कि जनाब ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैंने टैक्स पे सबको ऑडिट कर लिया, सब कुछ ठीक है। आई डोंट नो क्यों नहीं होता ऐसा। अब ये देखिए, यही वो चीज़ें हैं ना कि जो डे टू डे रिटर्न्स हैं, जिसकी वजह से आपका नया टैक्स पेयर जो है बजाय आने के भाग रहा है। ठीक है, और वो कहता है ठीक है मैं नॉन फाइलर रहता हूं। आपके ख्याल में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट करके दे रहा है तो आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उन्होंने जो स्टेटमेंट वेरीफाई किया है, दैट मींस कि टैक्स प्रॉपर डिडक्ट हुआ है? बिल्कुल कर लेना चाहिए, उसमें कोई ऑफिसर को एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स है उनका अपना ऑडिट होता है, वो क्यूसी कंट्रोल उनका अपना मौजूद है, और वो
इस तरह तो बेसिकली ऐसा तो नहीं होता कि वो ऑडिट कर रहे हैं तो वो आंख बंद करके ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, चलें क्विकली शुमाइल साहब, अब आप ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि अब ये जो 2-3 महीने हैं जिसमें 30 जून तक एमनेस्टी स्कीम का कहा गया है और उसके बाद ये बजट का इम्पैक्ट भी होगा, तो क्या आप समझते हैं कि ये इकोनॉमिकली कैसा वाइब्रेंट रहेगा ये क्वार्टर, या FBR वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएगा अपनी? मुश्किल होगा, और उसकी मेन वजह यह है कि ये टारगेट्स बड़े टॉल टारगेट्स हैं और इसके पीछे वर्किंग उस तरह की कोई नज़र नहीं आ रही जिसमें कोई यानी कि कोई एकदम तब्दीली आए। तो कैश फ्लोज कम होंगे गवर्नमेंट के, तो इस वक्त तो मार धाड़ होगी कि जो भी कोई शख्स डोमेन के अंदर है उसको किस तरीके से जो है हम उससे कलेक्शन कर सकें किसी भी तरीके से। तो और ऑलरेडी नज़र आना शुरू हो गया, आई थिंक आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा जहाँ बैठे, और कि वो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेट और उस तरीके से वो पास करेंगे, क्योंकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है आपको इंडस्ट्री की, और उनको स्टडी करके फिर आप उनकी तरफ जाते हैं, तो वो उस तरह की वर्किंग नज़र नहीं आ रही। सो आई थिंक चैलेंजिंग होगा टारगेट्स पूरे करने, चैलेंजिंग होगा। शुमाइल साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे। रेहान साहब, बस हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, आप से आखिरी ये बात करनी थी कि ये जो आप ओवरऑल है, तो आपके ख्याल में इसके क्या जो FBR का नया टारगेट इन्होंने दिया है, ये अचीवेबल लगता है आपको अगले साल में या नहीं, क्योंकि हुकूमत भी चेंज होने वाली है और आपको ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ ऐसा? देखिए, हो सकता है कि अचीवेबल हो भी। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक ये एमनेस्टी की बात की, तो एमनेस्टी 30 जून इन्होंने लास्ट डेट दी है। तो एक तो ये कि मैं नहीं समझता कि 30 जून तक, आई डोंट नो, क्योंकि बीच में रमज़ान का महीना भी आ रहा है और चीज़ें भी आ रही हैं, तो 30 जून तक इनके जो बेसिकली ये प्रोजेक्टेड टारगेट्स हैं ये अचीव कर सकेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एमनेस्टी। तो एमनेस्टी इस पर बहुत हॉट टॉपिक है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि 30 जून इज़ इनसफिशिएंट डेट, क्योंकि अभी अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होना शुरू हुई है, बहुत सारे भाम तो दूर हो रहे हैं, तो इसकी एक तो डेट थोड़ी सी अभी इट्स टू अर्ली, बट आई थिंक इसकी डेट थोड़ी सी आगे बढ़नी चाहिए, और हो सकता है शायद गवर्नमेंट जो है इस बात पे गौर भी करे और शायद बढ़ाए भी। तो आपके ख्याल में कुछ रिकवरी आ जाएगी? रिकवरी आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर लोगों के एसेट्स जो हैं वो फॉरेन एसेट्स हों या लोकल एसेट्स हों जो अनडिक्लेयर्ड पड़े हुए हैं। और ये नहीं है कि FBR के पास जो है ना इसका डेटा नहीं है, FBR के पास का डेटा मौजूद है और FBR जो है इस पर काम कर रही है। और मैं बल्कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ही तमाम जो है ना लोगों से जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किए एसेट्स, तो मैं कहूँगा कि डिक्लेयर कर दे तो बेहतर है, और उसके लिए गवर्नमेंट को भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा है, ताकि आप एक दफ़ा रेगुलराइज हो जाएंगे तो हमेशा के लिए जो है एक तरह से रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, रेहान साहब को बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने देखा हमारे मेहमानों ने बात की कि बजट के हवाले से क्या मामलात हैं जिस पे उनको खदशात हैं कि वो पूरे नहीं होंगे। हुकूमत ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं और अब उन वादों में कैसे रिज़ल्ट आएगा, हुकूमत शायद उस वक्त होगी या नहीं होगी, या यही हुकूमत होगी, ये अभी पता नहीं है। लेकिन अपेरेंटली कुछ चीज़ें ग्राउंड पे करनी पड़ेंगी, कुछ एतमाद बहाल करना पड़ेगा। टैक्स पेयर जो कि काफ़ी सालों से अपने एसेट आमदनी दिखा नहीं रहा, उसको आप इनकरेज कर रहे हैं कि एमनेस्टी फाइल करो, दिखाओ उसको, तो उसको आपको इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा, कोई मैसेज ऐसा देना पड़ेगा जिससे वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि वो अपनी डिक्लेरेशन प्रॉपर कर सके। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।